Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. आज की क्लास में we are supposed to start with biomolecules, लेकिन उससे पहले मुझे बता दीजिए in case अगर आपको previous किसी टॉपिक में कोई डाउट है, टॉपिक बेस्ड डाउट है किसी को? No, sir. चलिए, हाँ बोलिए। किसका ज्यादा होता है? AS3+, HB3+ और BI3+। ये दिस इज वेरी सिंपल ना। आप देखिए कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होता है, तो बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, तीनों 3+ ही दे रखे हैं ना। हाँ, तो बस आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में पूछ रहे हो आप, तो बिस्मथ का साइज सबसे बड़ा होगा। चलिए, पी ब्लॉक बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मी नो कि बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा या नहीं पढ़ा? Yes, sir. पढ़ा, श्रेया ने पढ़ा और बाकी सबने? Yes, sir. क्वेश्चंस भी करे थे क्या या अभी नहीं करे? Yes, sir. करें। चलिए, अच्छा, सबसे पहले मुझे बायोमोलिक्यूल्स जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मुझे एक चीज चेक करके बताइए नोट्स में से, क्या मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स इस नाम का कोई टॉपिक करवाया है जिसमें मैंने ज़्विटर आयन के बारे में बताया हो और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बताया हो, ऐसा कुछ? चेक करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह पढ़ाया है? Yes, sir. ठीक है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया वो मैं आपसे पूछ रहा था। चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड एक कांसेप्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो जिस तरह से हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर की पॉलीसैकेराइड्स आर द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स। ठीक है, सैकेराइड एक शुगर यूनिट को बोलते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स बीइंग स्वीट इन टेस्ट दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, तो हम सैकेराइड शुगर यूनिट्स को बोलते हैं। और एक सिंगल शुगर यूनिट को मोनोसैकेराइड, दो शुगर यूनिट जुड़ जाए तो डाइसैकेराइड, तीन जुड़ जाए तो ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन। हमने सैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड के बाद हमने सीधे ओलिगोसैकेराइड पढ़ा। ओलिगोसैकेराइड के अंदर डाइसैकेराइड से डेकासैकेराइड तक सब आ जाते हैं और उससे ऊपर पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। तो जिस तरह से एक पॉलीसैकेराइड के अंदर बहुत सारे सैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मालूम है ना आप सब लोगों को? मालूम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? यस सर। जब दो कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बायोलॉजिकली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? इसका मतलब मालूम नहीं है आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? आशी, अनन्या, गौरांग, कोई बता सकता है which functional group is actually present within the glycosidic linkage? नहीं, डाउट है? Ether. Glycosidic linkage is actually an ether group. देखिए, मैंने आपको ये बताया होगा ना कि मान लीजिए ये एक अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर होता था, बाकी हर कार्बन पे OH नीचे होता था। दिस इज एन अल्फा ग्लूकोज यूनिट। इसके बराबर में एक और अल्फा ग्लूकोज है, उसके भी कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर है, बाकी हर कार्बन पे OH इज अलाइंड ऑन द बॉटम। और देखो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों अल्फा ग्लूकोज यूनिट है और जब दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जैसे C1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 C4, इन दोनों का OH आपस में कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल लूज करते हैं और ये बन जाता है एक ईथर ग्रुप। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो लिंकेज है जिससे दो सैकेराइड यूनिट आपस में अटैच होती है। बायोलॉजिकली दिस इज एन ईथर ग्रुप। ठीक है,
और कैन एनीबडी टेल मी कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट को ज्वाइन करके बन गया, ये क्या है? बताइए। सर माल्टोस। दिस इज माल्टोज, डाइसैकेराइड माल्टोज, ठीक है। सो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आगे से ये याद रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक ईथर ग्रुप होता है। तो जिस तरह से बहुत सारे सैकराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं। क्या अब आपको ये याद है कि पेप्टाइड लिंकेज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? सर अमाइड। अमाइड ग्रुप। तो देखिए मैं इन अमाइनो एसिड्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको रिकॉल करवाने वाला हूं। प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे ऑलवेज कंटेन अ बेसिक अमाइन ग्रुप NH2 एंड एन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। तो इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप भी होता है और एक एसिडिक ग्रुप भी होता है, सो दैट्स व्हाई इन्हें अमाइनो एसिड कहा जाता है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं ना प्रोटीन के अंदर, ये सब अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। दे आर ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स। एंड व्हाई वी कॉल देम अल्फा अमाइनो एसिड्स? क्योंकि एक कॉमन अल्फा कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने पे उसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या रिलीज होगी, और ऑप्शन में दे रखा हो अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, तो आप अल्फा अमाइनो एसिड पे टिक करेंगे, ठीक है। तो हम जितने भी अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं। हमने इन अल्फा अमाइनो एसिड्स के बारे में ये पढ़ा था कि ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं अपनी सॉलिड स्टेट में एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। व्हाई दे बिहेव लाइक अ सॉल्ट? बिकॉज इनके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर एसिड और बेस दोनों एक साथ प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई दिस होल अमाइनो एसिड बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट इन इट्स सॉलिड स्टेट। और किसी भी अमाइनो एसिड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करते ही इसका ये H पॉजिटिव आयोनाइज हो जाता है। हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि ये H प्लस वाटर के ऊपर अटैक करके हाइड्रोनियम बना देता होगा, लेकिन वो H प्लस वाटर में नहीं गया, वो H प्लस यहां से निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देता है। तो इस एंड से हो जाता है NH3 पॉजिटिव और दूसरे एंड से हो जाता है COO नेगेटिव, और इस टाइप के डायपोलर आयन को ज़्विटर आयन कहते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है कि इस डायपोलर आयन या ज़्विटर आयन को, ये ज़्विटर आयन एक नॉर्मल पोलर मॉलिक्यूल से कैसे डिफरेंट होता है? याद है मैंने बताया था व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ ज़्विटर आयन? सर ज़्विटर आयन में चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द प्रोटॉन ट्रांसफर। एग्जैक्टली। एक पोलर मॉलिक्यूल में द चार्ज सेपरेशन इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन एक ज़्विटर आयन में द चार्ज सेपरेशन इज ड्यू टू द प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है। एक जगह का H प्लस निकल के जब दूसरी जगह चला जाता है, उसकी वजह से जो चार्ज सेपरेशन आता है उसे ज़्विटर आयन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नहीं आया, ये ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया और उसमें पॉजिटिव आ गया, ठीक है। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक जगह का इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह चला गया, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, सही है। सो ज़्विटर आयन, अब ये तो था एक न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इसके दो बिहेवियर और आपको याद रखनी है कि अगर हम इन्हें लो पीएच यानी कि एसिडिक कंडीशंस पे डिसॉल्व करें, एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे और कौन सी प्लेट की तरफ माइग्रेट करेंगे। और अगर हम इन्हें हाई पीएच यानी कि बेसिक कंडीशंस में डिसॉल्व करें तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे और कौन सी प्लेट पे माइग्रेट करेंगे। सबसे पहले बेसिक वाला केस देखिए, अगर आप इस अमाइनो एसिड को एक बेसिक सॉल्यूशन में, हाई पीएच वाली सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, तो आपकी बार ये H प्लस यहां से निकलेगा लेकिन rather than attacking over this NH2, ये H प्लस सॉल्यूशन में चला जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक है, तो सॉल्यूशन H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगी, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्यूशन इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, जिसकी वजह से इस एंड से ये NH2 बना रहेगा, लेकिन दूसरे एंड से ये COO नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इट इज एक्टिंग एज एन एनायन एट हाई पीएच। बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड अनायनिक सॉल्यूशन की तरह एग्जिस्ट करते हैं और अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड माइग्रेट कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसे लो पीएच एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा होता, तो एक चीज याद रखिएगा, एसिड, ये जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ये मिनरल एसिड्स के कंपैरिजन में H2SO4, HCl, HNO3, उनके कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड इज वीक एसिड। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है,
तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट ही नहीं, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड रहता है, तो एक एसिडिक सॉल्यूशन में ये डिसोसिएट नहीं होगा फर्दर, लेकिन इस सॉल्यूशन में से कोई H+ निकल के इसके लोन पेयर पे जरूर अटैक करेगा। तो आप देखेंगे इस एंड से ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरे एंड से ये COOH ही बना रहेगा। नाउ दिस इज एग्जिस्टिंग एज कैटायन और इलेक्ट्रोलिसिस पे कैथोड पे माइग्रेट कर जाएगा। तो द कंक्लूजन इज दैट कि at low pH the amino acid migrate towards cathode and at high pH they migrate towards anode। तो इसका मतलब एक बीच का pH, एक इंटरमीडिएट pH ऐसा जरूर होना चाहिए जिसपे वो ना कैथोड पे माइग्रेट करे ना एनोड पे माइग्रेट करे। एंड दैट इंटरमीडिएट pH was initially expected to be 7। हमें लगा कि वो pH 7 होना चाहिए जो न्यूट्रल pH की वैल्यू होती है, लेकिन जब हमने एनालाइज करा तो इनका जो वो pH रेंज थी जिसपे ये कहीं माइग्रेट नहीं करते, वो pH रेंज 7 से नीचे मिली हमें। That was found to be lying between 5.6 to 6.3। मैंने ये वैल्यू भी लिखा क्योंकि although this value is not relevant for CBSE purpose, ये एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा जितने भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उन सब का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, दिस pH is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस pH पे ये कहीं माइग्रेट नहीं करते, ना कैथोड पे ना एनोड पे। रीजन सुनिए उसका। देखिए, एक कोई मुझे बता सकता है कि एक अमाइनो एसिड को न्यूट्रल अमाइनो एसिड क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि उसमें एसिड और बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके अंदर COH और NH2 ग्रुप बराबर होते हैं। हम न्यूट्रल इसलिए नहीं बोलते कि वो pH वाइज न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर जितने COH हैं उतने ही NH2 है तो वो न्यूट्रल है। लेकिन क्या ये pH वाइज भी न्यूट्रल है? नहीं, ये याद रखिएगा, COH is a weak acid but NH2 is a slightly stronger base। ठीक है, COH एक वीक एसिड है, NH2 एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस है, तो ये जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं द न्यूट्रल अमाइनो एसिड वो रिलेटिवली बेसिक होते हैं। ठीक है, दे आर समवॉट बेसिक बिकॉज़ NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि ये बेसिक है, स्लाइटली बेसिक, और आप चाहते हो कि इनकी वाटर के अंदर या इनकी जो सॉल्यूशन है वो परफेक्टली न्यूट्रल बने, तो आपको जो मीडियम है ना, जो सॉल्वेंट है, वो स्लाइटली एसिडिक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बेसिक है। आप थोड़ा सा एसिडिक मीडियम लोगे, इन्हें डिसॉल्व करोगे, तब जाके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन फाउंड कि अगर हम इन्हें 5.6 से 6.3 की pH रेंज में डिसॉल्व करते हैं तो एक परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन बनती है। और ऐसी सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं ये कहीं माइग्रेट नहीं करते, ज़्विटर आयन बनता है और ये कहीं माइग्रेट नहीं करता, ना कैथोड पे ना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट pH रेंज under which the amino acids neither migrate towards anode nor towards cathode। ठीक है, तो बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आप सब लोगों को? नो सर। No, sir. ठीक है, तो एक बार इसी पे बेस्ड है शायद हमारा पहला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स का पहला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ओपन करिए, पेज नंबर 30, सेक्शन ए का पहला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। Which of the following amino acid is not optically active? This is very simple और ये बहुत ही frequently asked question है। क्या आप मुझे बता सकते हैं तुषार? ग्लाइसिन। और ये देखिए, ये जो बोर्ड पे बना हुआ है ये ग्लाइसिन ही बना हुआ है। Yes. ठीक है, ग्लाइसिन में ये जो कार्बन होता है ना, ये इस कार्बन पे दोनों H लगे हुए, और दोनों H लगे होने की वजह से ये इसने अपनी कायरलिटी लूज कर दी। ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है, और कायरलिटी होती है नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन इसके अंदर कायरलिटी नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन बाकी सब अमाइनो एसिड में हम क्या करते हैं, ये H हटा के कोई और ग्रुप लगा देते हैं, और जैसे ही H हटा के कोई और ग्रुप लगेगा तो इस कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे और एक कायरलिटी डेवलप हो जाएगी। सो फर्स्ट का आंसर है ग्लाइसिन। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पहला वाला बहुत सिंपल है। Yes. नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन बी। Option B, only alpha amino acids. Which of the following statement is not correct about a Zwitter ion? Sir, A. It is neutral and it does not contain any charges. दूसरा, it consists of carboxyl and amino groups. It is dipolar and many amino acids exist as Zwitter ions. देखिए, A statement गलत है, उसमें लिखा हुआ है it does not contain any charges। उस पे Yes. चार्जेस होते हैं, ज़्विटर आयन पे तो हमेशा चार्जेस होते हैं, सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। बाकी सब सही है। ज़्विटर आयन का ही दूसरा नाम डायपोलर आयन भी होता है, ये बात याद रखिएगा।
नेट तो ओवरऑल तो मॉलिक्यूल नहीं उठ रहा है, लेकिन उसमें चार्जेस हैं, ठीक है। फोर्थ, अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन zwitterion form. Considering this fact, what is the structure of glycine at pH 4? pH 4 मतलब लो pH पे ग्लाइसिन कैसा एग्जिस्ट करेगा? आप देखिए, सर बी। ये देखिए मैंने बना भी रखा है लो pH पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये NH3 पॉजिटिव CH2COOH, NH3 पॉजिटिव CH2COOH. So option B, बताइए, is it clear to everybody? Yes, sir. यस सर। चलिए ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे। अब ये मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, आप देखते हैं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। आशी, पहला वाला असर्शन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट। इससे पहले मैं आशी आपको एक चीज बता दूं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर बोथ मोनोसैकेराइड्स विद 6 कार्बन एटम्स, लेकिन ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज is a ketohexose. ग्लूकोज तो ये होता है, इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें से सिर्फ 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे अलाइंड होता है, बाकी हर कार्बन पे OH इज अलाइंड ऑन द राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट में H और OH को शिफ्ट करने से अलग अलग आइसोमर्स बनते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 4th कार्बन पे OH को इधर और H को इधर कर दूं ग्लूकोज में 4th कार्बन पे, तो वो गैलेक्टोज बन जाए, सही है। और आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि वो आइसोमर्स, वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन पे डिफर करती है, उन्हें एपीमर्स कहा जाता है, एपीमर्स। और एनोमर वो होते हैं जो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं, जैसे अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज थे। और देखिए CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और फिर नीचे के 4 कार्बन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे ग्लूकोज में थे। जो ग्लूकोज में नीचे के 4 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन है वो यहां रहेगी, 3rd कार्बन पे OH लेफ्ट में, 4th पे राइट में, 5th पे राइट में। ये फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोनिक ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। हाँ आशी, पहला वाला बताइए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट। सर ट्रू। और सब भी बताइए। तुषार सर आप बताइए। देखिए दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। मैंने आपको स्पेशली बताया था, स्ट्रेस देके बताया था और लिखवाया भी होगा कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसैकेराइड्स में इट डजंट मैटर कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, आप कार्बोहाइड्रेट में टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट को डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में इवन ये जो कीटोनिक ग्रुप है ना, दिस कैन बी रीअरेंज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू द एल्डिहाइडिक ग्रुप और फिर ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा। फ्रक्टोज अपने आप को रीअरेंज करके ग्लूकोज बना सकता है और ग्लूकोज बनने के बाद वो टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो फ्रक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, फ्रक्टोज भी टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस भी, फेलिंग्स भी। और इनफैक्ट हर मोनोसैकेराइड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एल्डोहेक्सोज है या वो कीटोहेक्सोज है, वो हमेशा टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट देगा। आप यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह इन्हें यूज नहीं कर सकते। क्या मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी पढ़ाते वक्त? बताइए। सर बताई थी। सर बताई थी। किससे हो सकता है वो बात नहीं है, पहले ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज फॉल्स। आई होप आशी आपको क्लियर है। रीजन दे रखा है, ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप व्हाइल फ्रक्टोज कंटेन अ कीटो ग्रुप। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली फॉल्स, दूसरी ट्रू। ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। अनन्या सिंगल, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। सर ट्रू। True. Glucose does not form 2,4-DNP derivative. This was one of the anomalous behavior of glucose. The unusual behavior of glucose में हमने पढ़ा था कि glucose 2,4-DNP derivative नहीं बनाता था। और भी कुछ unusual behavior थे, जैसे NaHO3 के साथ reaction नहीं show करता, adduct नहीं बनाता। दूसरा वो म्यूटा रोटेशन एग्जिबिट करता है, याद है आपको म्यूटा रोटेशन? ठीक है, ग्लूकोज
को दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे रिक्रिस्टलाइज करते थे, तो एक बार हमें अल्फा ग्लूकोज मिलता था, एक बार बीटा ग्लूकोज मिलता था। दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होती थी। अल्फा ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन होती थी 111 डिग्रीज की, बीटा ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन होती थी 19.2 डिग्रीज। लेकिन जब हम दोनों को पानी में मिलाते थे अलग अलग, तो दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन वाज स्पॉन्टेनियसली शिफ्टेड टू 52.5 डिग्रीज। और इस किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन का स्पॉन्टेनियसली चेंज हो जाना ऑन डिसॉल्विंग वाटर, दैट इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। तो इस तरह के अनयूजुअल बिहेवियर हमने पढ़े थे। वहीं पे हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज 2,4-DNP डेरिवेटिव नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता श्रेया, आपको याद है? अनन्या सिंगल, आपको याद है ग्लूकोज 2,4-DNP डेरिवेटिव क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो साइक्लाइजेशन की वजह से हिडन हो जाता है। ये सब साइक्लाइजेशन की वजह से आने वाले अनयूजुअल बिहेवियर थे ना। देखो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करना, NaHSO3 के साथ रिएक्ट करना, ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी है। जब तक एल्डिहाइड रहेगा ये प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होंगी। लेकिन हमने देखा था कि कार्बन नंबर 5 पे लगा हुआ ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 पे अटैक कर देता था, जिसकी वजह से ये H ऊपर चला जाता था और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता था। उसकी वजह से ही तो बहुत सारे रिएक्शन नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो 2,4-DNP डेरिवेटिव इसलिए नहीं बन पाता बिकॉज ग्लूकोज अंडरगो साइक्लाइजेशन। सही है, रीजन पढ़िए, रीजन दे रखा है ग्लूकोज अंडरगो साइक्लाइजेशन, तो रीजन इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन होगा ए। ओम कॉल, आप बताइए ओम। थर्ड असर्शन, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। कृपा आप बताइए। ओम एंड कृपा। विशाल भट्ट। Sir, assertion is false. अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। ओम आपने कहा कि ये फॉल्स है। आप मुझे रीजन बता सकते हैं ओम व्हाई दिस इज फॉल्स? वो दोनों होते हैं, एपीमर्स और एनोमर्स। क्या होते हैं ओम? आपने बोला वो दोनों होते हैं, एपीमर और एनोमर। दोनों कैसे हो सकते हैं? वो सिर्फ एनोमर होते हैं। एनोमर वो होते हैं जो कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं, और एपीमर वो होते हैं जो कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी और कार्बन पे डिफर करते हैं। सर तो रीजन अल्फा देख के। ग्लूकोज, ओके एनीवेज, रीजन में लिखा हुआ है द डिफर एट C1, वो रीजन तो सही लिखा हुआ है ओम। हाँ सर। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि एपीमर का मतलब होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो एक दूसरे से कार्बन नंबर 1 पे डिफर ना करे, किसी और कार्बन पे डिफर करे। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज तो C1 पे डिफर करते हैं, सो दैट्स व्हाई वो एनोमर होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। द फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज ट्रू। ऑप्शन होगा डी। ठीक है, शौर्य फोर्थ वाला बताइए, असर्शन की पहली स्टेटमेंट। सर ट्रू। ग्लूकोज एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर एंड कैन बी डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड इन ब्लड। शौर्य सर ट्रू। रीजन भी सही है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए। बिकॉज बाकी सारी शुगर्स जो होती है ना उन्हें पहले हाइड्रोलाइज करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, लेकिन ग्लूकोज अपने आप में एक सिंपल शुगर है, तो उसको हाइड्रोलाइज करने का टाइम बच जाता है और उससे इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। सो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन होगा ए। निखिल थर्ड वाला आप बताइए असर्शन। प्यूरीन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए आर एडेनाइन एंड गुआनिन। एडेनाइन दो बार प्रिंट हो रहा है, एक बार काट दो। प्यूरीन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए आर एडेनाइन एंड गुआनिन। पंकज आप भी बताइए। सर ट्रू। दिस इज ट्रू, एडेनाइन एंड गुआनिन प्यूरीन बेसिस होते हैं। और शुभम, यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एडेनाइन और गुआनिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं या डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं?
Sir, नहीं शुभम? sir, adenine, guanine. So they are purines, so they will be double rings. Exactly, they are purines, so they are the double ring structures. Pyrimidine single ring structure होते हैं cytosine, thymine and uracil. ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. The base thymine is present in RNA while the base uracil is present in DNA. उल्टा दे रखा है. So ठीक है, false. False. तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है. पहली ट्रू, दूसरी फॉल्स. ऑप्शन सी. Glycosides are hydrolyzed in acidic conditions. Shreya. So false. क्यों फॉल्स श्रेया? हाँ श्रेया. जिया, अनन्या, क्या लगता है आपको? ऋषभ, पंकज, सर शौर्य. फॉल्स है। सर क्योंकि वो ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोज प्लस मिथेनॉल से बनती है इन प्रेजेंस ऑफ Right. डायस्टीन। क्या 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 बोला आपने? ग्लाइकोसाइड ग्लूकोज प्लस किससे बनता है? मिथेनॉल। मतलब मैं समझा नहीं. ग्लाइकोसाइड ग्लूकोज प्लस मिथेनॉल से बनता है. ग्लाइकोसाइड तो लिंकेज का नाम है ना. ईथर लिंकेज को बोलते हैं. जब भी दो कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं तो बीच में एक ईथर लिंकेज आ जाती है, उसे ग्लाइकोसाइड लिंकेज बोलते हैं. देखो फिर बताता हूं. ये एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है कि नहीं? Yes, sir. Any such molecule which contain a glycosidic linkage is an example of glycoside. ये ग्लाइकोसाइड है पूरा. एक अल्फा ग्लूकोज का दूसरे अल्फा ग्लूकोज के साथ एक ग्लाइकोसाइड मॉलिक्यूल. ठीक है. क्या आप इस ग्लाइकोसाइडिक मॉलिक्यूल को या इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या आपको लगता है कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H और एक तरफ OH आ जाएगा और वो दोनों ग्लूकोज वापस अलग अलग हो जाएंगे? बताइए सब लोग. नो सर, कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्यों स्ट्रॉन्ग रिएजेंट? मतलब मैं समझा नहीं अनन्या, रीजन बताइए. भाई बताओ, चुप क्यों हो सब लोग? देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने आपने क्या पढ़ा, क्या ढूंढा. आपको इसमें डाउट क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन ईथर लिंकेज बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट एंड इट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम. बताइए डाउट कहां पे है? श्रेया, अनन्या, ऋषभ, क्या डाउट क्या है? अनन्या और ऋषभ आपको क्या डाउट है? और ऋषभ, आप मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि आपने क्या बोला कि ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग ग्लूकोज विद मिथेनॉल. बताइए ऋषभ, कहीं पढ़ा था क्या या किसी ने आपको स्कूल में ऐसा पढ़ाया था? ग्लाइकोसाइड किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे जिसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है. सो दिस होल थिंग इज अ ग्लाइकोसाइड जो आपके सामने बनी हुई है. और कोई भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हाइड्रोलाइज हो जाती है क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पोलर इन नेचर होती है और पोलर बॉन्ड्स हमेशा हाइड्रोलाइज होती है वाटर में डालने पे. समझ रहे हैं आप इस चीज को? पहली स्टेटमेंट सही है, इसमें ट्रू लगाइए. और अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो बोलिए तो सही, चुप क्यों है? ग्लाइकोसाइड्स आर एसिटल्स. अब ये बताइए, अभी नहीं, फॉल्स ऐसे मत बोलिए. पहले मुझे बताइए आप में से किस किस को एसिटल का मतलब नहीं मालूम, क्योंकि ये टॉपिक आएगा आपको ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में. अभी मैंने नहीं पढ़ाया, बट क्या ऑलरेडी किसी को मालूम है एसिटल का मतलब? एसिटल और हेमी एसिटल दो तरह की चीजें होती हैं. डज एनीबॉडी नो दैट? एसिटल का मतलब किस किस को नहीं मालूम? हैंड रेज करना. देखो
एल्डिहाइड एंड कीटोन में जब हम ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर करेंगे तो एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको अभी रिकॉल करवाता हूं। देखिए, दिस इज एन एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी ले लो, एल्डिहाइड लेते, दिस इज एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं इसे किसी भी अल्कोहल से रिएक्ट कराता हूं, एनी अल्कोहल, सपोज मिथेनॉल ले लेते, CH3OH, तो मिथेनॉल में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, OCH3 मिथॉक्सी, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और जैसे ही वो देखेगा कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये मिथॉक्सी अपने नेगेटिव के थ्रू यहाँ अटैक कर देगा, और जैसे ये मिथॉक्सी अपने नेगेटिव के थ्रू यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और O पे ये H आ जाएगा, H चला जाएगा O पे, OCH3 चला जाएगा कार्बन पे। आप देखो बनेगा क्या, CH3, CH के नीचे क्या लगेगा बताओ, CH के नीचे क्या लगेगा, CH. OCS3 OCH3, और ऊपर O पे आ जाएगा H। ये जो कंपाउंड बना इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। याद रखिएगा, हेमी एसिटल इस कंपाउंड का नाम नहीं है, इस टाइप का नाम है, टाइप। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर आपको ईथर और अल्कोहल दोनों मिल जाए उन्हें हेमी एसिटल बोलते हैं। ईथर ग्रुप भी और अल्कोहलिक ग्रुप भी, which any compound which contain these two groups together are called hemiacetal। फर्दर देखो, आगे देखो कोड पे, अगर मैं इसे फिर से एक और मिथेनॉल से रिएक्ट करवा दूं, if I treat with another molecule of ethanol, मिथेनॉल या कोई भी अल्कोहल, तो अब देखो ये जो ऊपर OH है ना, ये OH और ये OH वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे और ऊपर भी ईथर बन जाएगा, O के आगे ये CH3 लग जाएगा, CH3 CH3 सॉरी OCH3, नीचे तो OCH3 था ही, ऊपर भी O के आगे CH3 लग जाएगा तो दो ईथर आ जाएंगे। Any such molecule which contain two ether groups is called acetal, an acetal। तो एसिटल वो होते हैं जिनमें दो ईथर ग्रुप होते हैं, और हेमी एसिटल वो होते हैं जिनमें एक अल्कोहलिक और एक ईथर ग्रुप होता है। गॉट इट? अब आप सोचिए, मतलब ईथर और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन इज हेमी एसिटल और ईथर ईथर का कॉम्बिनेशन इज एसिटल। अब आप बताइए ग्लाइकोसाइड्स में क्या था, क्या ग्लाइकोसाइड में दो ईथर ग्रुप थे? No, sir. सिंगल। लेकिन ग्लाइकोसाइड में अल्कोहल और ईथर तो थे। यस सर। Yes, sir. ग्लाइकोसाइड अभी जो मैंने बनाया था माल्टोस का स्ट्रक्चर, उसमें बाकी सारे कार्बन पे OH भी लगे हुए थे और बीच में ईथर आ रहा था। तो ईथर और OH का कॉम्बिनेशन ग्लाइकोसाइड इज बेसिकली अ हेमी एसिटल। Hemiacetal. एसिटल नहीं होता ग्लाइकोसाइड, हेमी एसिटल होता है। ठीक है, याद लिख लो इसी लाइन के आगे, इसी नोट में लिख लो, ग्लाइकोसाइड्स आर एक्चुअली हेमी एसिटल बिकॉज दे कंटेन ईथर एंड अल्कोहलिक ग्रुप्स। ईथर और अल्कोहल जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उन्हें हेमी एसिटल बोलते हैं। श्योर है? आपका हैंड रेज्ड है, बताइए। सर डाउट के लिए था। अच्छा, ओके। तो ग्लाइकोसाइड्स हेमी एसिटल्स होते हैं, एसिटल नहीं होते। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहली सही है। पहले में कोई डाउट मत रखिए, ग्लाइकोसाइड एक ईथर लिंकेज होती है और ईथर को वाटर से हाइड्रोलाइज करेंगे तो OR बॉन्ड टूट जाएगा और वापस दो अल्कोहल दोनों कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हो जाएंगे। सो फर्स्ट वन वाज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। C. ऑप्शन होगा सी। नहीं, फर्स्ट फॉल्स और हाँ सॉरी, फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स, ऑप्शन होगा सी। फिफ्थ पे आ जाए। Yes, sir. यस। ऋषभ त्यागी, फिफ्थ की पहली स्टेटमेंट, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप बट स्टिल रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। ट्रू और फॉल्स? ऋषभ, कृपा, so that means ऋषभ एंड कृपा आप क्लास में नहीं। गौरांग, आप बताइए। सर ट्रू। ये बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज में कोई एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता लेकिन फिर भी वो टॉलरेंस टेस्ट तो देता है। रीजन देखते हैं क्या दे रखा है।
In presence of a base, fructose undergo a rearrangement to form glucose and mannose. ये बिल्कुल सही है। देखिए एक्चुअली फ्रक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, लेकिन वो अपने आप को रीअरेंज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है और फिर वो टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फ्रक्टोज अपने आप को रीअरेंज कर लेता है ग्लूकोज और मैनोज के मिक्सचर में, और ग्लूकोज क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर होती है तो वो टॉलरेंसेस दे देता है। सो द रीजन इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट भी सही थी, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन होगा ए। हाँ, बेस। टॉलरेंस टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टॉलरेंस टेस्ट बाय इटसेल्फ इज बेसिक इंग्रेडिएंट। टॉलरेंस टेस्ट एसिडिक होता ही नहीं है, तो टॉलरेंस जब करोगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट बेस होता है, तो दैट्स व्हाई बेसिक मीडियम की ही बात करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन होगा ए। कोई डाउट? नो ठीक है। यूरेसिल अकर्स इन आरएनए, बताइए। सर, ट्रू। ट्रू। आरएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, बताइए। देखिए वैसे तो आप इसे फॉल्स ही मानोगे स्कूल लेवल पे, लेकिन अगर बहुत हाई रिसर्च के लेवल पे जाओ तो इवन आरएनए इज फाउंड टू अंडरगो, आरएनए वायरसेस होते हैं बहुत सारे, आरएनए बेस्ड वायरसेस जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। बट एनीवेज हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, उतनी हाई रिसर्च लेवल पे नहीं जाएंगे। जनरली तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है, तो आप पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट को फॉल्स कंसिडर करेंगे। बट अगर आप कहीं डिटेल में सर्च करोगे ना, तो इवन आप देखोगे कि आरएनए वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट हम उस मेडिकल एनालॉजी में नहीं जाएंगे। आप बस ये याद रखिएगा कि आरएनए अंडरगो रेप्लिकेशन, ये हमारे स्कूल लेवल के लिए गलत स्टेटमेंट है। आरएनए रेप्लिकेशन नहीं अंडरगो करता, डीएनए रेप्लिकेट करता है अपने आप को। किसी के पास बायो है और उसने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रू करा Yes, था। sir. ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है? Yes, sir. तो Yes, sir. क्या आप स्कूल लेवल पे बायो में ये पढ़ते हो कि आरएनए रेप्लिकेट करता है? यस सर, ये Sir. चैप्टर है सिलेबस में। नहीं, आरएनए रेप्लिकेट करता है, ये पढ़ाया था? यस Yes, सर, sir. My God. पढ़ाया था। अच्छा। आपने स्कूल में पढ़ा है कि आरएनए रेप्लिकेट करता है? यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, बायोलॉजिकल लेवल पे पढ़ लिया होगा। केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में इट इज मेंशन कि आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। केमिस्ट्री मैंने की इसको अपनी ट्रू करा NCERT था। नहीं, बायो में आप एक्चुअली आरएनए रेप्लिकेट कर सकते हैं, दिस इज द फैक्ट। लेकिन उतना डिटेल में हम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, और आप मेरे हिसाब से तो बायो में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि बायो में पढ़ा दिया गया है आपको, तो कोई बात नहीं, आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलो, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। ठीक है, आपको इस स्टेटमेंट को फॉल्स करना है। यूरेसिल अकर इन आरएनए, ये सही है, और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या ऑप्शन करेंगे? सी। बोलिए। ऑप्शन सी, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। सेवंथ का असर्शन, ग्लाइसिन इज एम्फोटेरिक इन नेचर। सर ट्रू। ट्रू। ग्लाइकोसिड, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑल एम्फोटेरिक इन नेचर। जनरली ज्यादातर वो एम्फोटेरिक ही होते हैं। न्यूट्रल हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप एक साथ इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बट क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिक ग्रुप भी है तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो बाय केमिकल नेचर दे आर ऑल एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ग्लाइसिन भी एम्फोटेरिक होता है, ये बिल्कुल ट्रू है। ग्लाइसिन कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स, ये भी ट्रू है। और इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यस सर। Yes. दिस इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन होगा ए। 8th, एसिडिक एसिड इज अ कार्बोहाइड्रेट। सर फॉल्स। एसिडिक एसिड याद रखिएगा, एज अ मैटर ऑफ चांस दिस इज वन ऑफ द एसिड जिसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले से मैच कर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एसिडिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट होता है। एसिडिक कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एसिडिक एसिड के अंदर ना आपको हाइड्रोक्सी मिलेगा ना कार्बोनाइल मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। सो दैट्स व्हाई एसिडिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो फॉल्स है पहली स्टेटमेंट।
एसिडिक एसिड फिट्स इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CxH2OY, ये ट्रू True. है, True. तो ऑप्शन होगा B. डी। Rhamnose is not a carbohydrate. अब ये आप याद कर लो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, रैमनोज भी एक मोनोसेक्राइड होता है एंड एक्सेप्शन होता है कि ये फॉर्मूले में फिट नहीं होता, बट अदरवाइज इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। रैमनोज ना ये होता है, वैसे आपको इसका स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि ये रैमनोज में पहले दो, सेकंड और थर्ड कार्बन पे OH राइट में होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में OH लेफ्ट में होते हैं। दिस इज रैमनोज, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट। ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करता है और एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसके अंदर, तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फॉर्मूले में फिट नहीं होता, सो वो बात अलग है। तो रैमनोज इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये स्टेटमेंट गलत है। False. रैमनोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। रैमनोज डज नॉट फिट इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये ट्रू है। True. True. ये जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होता, सो क्या होगा? B. डी। D. 10th, oligosaccharides are classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, और हम मान True. लेते हैं कि and so on, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सो बताइए क्या करेंगे? So true. Sir, true. True. Okay, true. It depends upon the number of monosaccharides produced upon hydrolysis. Sir, true. ये भी true. ये भी ट्रू है, ठीक है। एक्चुअली ओलिगोसैकराइड का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ मोनोसैकराइड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 से लेकर 10 तक प्रोड्यूस होते हैं, तभी हम उन्हें ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आप बताइए ऑप्शन क्या देंगे? Sir, Sir, A A. option. ऑप्शन ए। ग्लूकोज ऑन एसाइलेशन गिव्स पेंटाएसिटेट, दिस इज वेरी सिंपल, आप बता देंगे। Sir, true. Sir, true. ग्लूकोज की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको यही करवाई होगी, एसाइलेशन, जिसमें हमने ग्लूकोज को 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया और ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बना। रीजन ये था कि ग्लूकोज 5 मॉलिक्यूल से इसलिए रिएक्ट कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर 5 OH 5 OH थे. हर OH पे एक अटैक होता है। सो ग्लूकोज ऑन एसाइलेशन गिव्स पेंटाएसिटेट, रीजन दे रखा है बिकॉज़ इट कंटेन 5 OH ग्रुप्स, Yes. तो रीजन भी सही है, तो ऑप्शन होगा ए। 12th, glucose does not form sodium bisulfite addition product. सब लोग बताइए, डाउट है? Sir, true. Sir, True. true. ये तो एनामलस बीवर में लिखा है ना, NaHO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता, एडक नहीं बनाता, याद है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो पहली स्टेटमेंट सही है। ग्लूकोज इज नॉट सो रिएक्टिव टू फॉर्म प्रोडक्ट विद NaHO3। रीजन देखिए क्या दे रखा है, वो इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो उतना रिएक्टिव नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं रिएक्ट करता कि कोई साइक्लाइजेशन अंडरगो कर जाता है और उसका एल्डिहाइड ग्रुप हिडन हो जाता है। रीजन तो वो था कि साइक्लाइजेशन अंडरगो करने की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप हिडन हो जाता है। ये कोई रीजन नहीं है कि ग्लूकोज रिएक्ट ही नहीं कर सकता इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट Yes. गलत है। द फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन होगा सी। डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। पॉजिटिव लगा हुआ है ब्रैकेट में बीच में, तो पॉजिटिव का मतलब तो डेक्स्ट्रो ही होता है, True. तो ये याद रखिएगा, डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, दिस इज ट्रू। डी रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। Sir, False. 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 D configuration represent करता है. हाँ, कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी कार्बोहाइड्रेट में नीचे से दूसरा कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH राइट में अलाइंड होता है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और OH लेफ्ट में अलाइन होता है तो वो एल होती है। कैपिटल डी और कैपिटल एल का डेक्स्ट्रो ऑलिगो से कोई लेना देना नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, वो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है। सो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, ऑप्शन होगा सी। आयुष पवार 14th बता सकते हैं ये? अच्छा, 14 15 दो नंबर एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है। 14th बताइए, सुक्रोज इज लीवोरोटेटरी। कौन बताएगा, कोई भी बताओ। So false. Sir, false. फॉल्स। False. सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, प्लस
66.5 डिग्री की डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करती है वो। लेकिन जब हम उसे हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपॉन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें से ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेशन 52.5 डिग्री की शो करता है और फ्रक्टोज लीवो रोटेशन -92.4 डिग्री की शो करता है। तो वो जो नेट मिक्सचर होता है वो नेट लीवो रोटेशन करता है। एंड दैट्स व्हाई वी से कि ग्लूकोज जो खुद डेक्स्ट्रो था उसने प्रोडक्ट लीवो बनाया, तो इसे इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। सही है? Yes. याद है ये मैंने पूरा बनाया हो आपको? Yes. sir. क्या क्या ट्रू होना चाहिए? अरे आपने सुनी ही नहीं मेरी बात। सुक्रोज लीवो रोटेटरी कहाँ होता है? सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, 66.5 डिग्री की डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्यों ट्रू होना चाहिए बताओ मुझे? हाँ नहीं, सुक्रोज ही तो देता है। तो सुक्रोज थोड़ी ना हुआ, सुक्रोज से बनने वाले प्रोडक्ट हुए ना नेट लीवो रोटेटरी। सुक्रोज खुद थोड़ी ना लीवो रोटेटरी है, सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। उससे जो प्रोडक्ट बने वो दोनों नेट लीवो रोटेशन एग्जिबिट कर रहे हैं, तभी तो हम उसे इन्वर्जन नाम दे रहे हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक डेक्स्ट्रो रिएक्टेंट से लीवो प्रोडक्ट का बन जाए, दिस इज इन्वर्जन। ठीक है? सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब आप उसे हाइड्रोलाइज करोगे तो उसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें से ग्लूकोज कम डेक्स्ट्रो रोटेशन और फ्रक्टोज ज्यादा लीवो रोटेशन एग्जिबिट करेगा। सो द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी। लेकिन जब तक वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़े हुए थे सुक्रोज के अंदर, तब तक डेक्स्ट्रो रोटेटरी था। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, सुक्रोज इज लीवो रोटेटरी, दिस इज फॉल्स। बट दूसरी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, वैल्यूज भी सही लिखी हुई। सो सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन होगा डी। Sucrose is called an invert sugar. True. True. Sir, true. नहीं भाई, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर थोड़ी ना बोलते हैं। सुक्रोज से मिलने वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज नहीं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर नहीं बोलते। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज होने पे जो प्रोडक्ट बनेगा हम कहेंगे वो इन्वर्टेड शुगर। सुक्रोज तो शुगर है और शुगर इन्वर्ट हो गई जब उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। Okay, sir. Yes. अब आप सुक्रोज को इन्वर्ट मान लोगे तो फिर आगे इन्वर्जन, फिर तो आप उसे इन्वर्जन बोलोगे ही ना, इधर भी इन्वर्ट और उधर भी इन्वर्ट। समझ रहे हो? सुक्रोज Yes, डेक्स्ट्रो थी, बनने वाला प्रोडक्ट लीवो था, तो प्रोसेस इनमें इन्वर्जन हुआ और जो प्रोडक्ट मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, दैट इक्विमोलर मिक्सचर, वो इन्वर्ट शुगर है। सुक्रोज अपने आप में इन्वर्ट शुगर नहीं है। गॉट Yes. इट? हाँ, Yes, sir. सुक्रोज इज कॉल्ड एन इन्वर्ट शुगर, ये गलत है। On hydrolysis, sucrose brings the change in the sign of rotation from dextro to levo. Sir, Sir, ये true. बताइए, ये ट्रू है, तो ऑप्शन क्या होगा? D. Sir, D. डी। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। आपको मालूम है ग्लाइकोसाइडिक से पहले अल्फा कब लगता है, बीटा कब लगता है? अच्छा, माल्टोज में दो मोनोसेक्राइड यूनिट क्या क्या थी जो जुड़े हुए थे? Sir, alpha glucose और alpha glucose. दोनों अल्फा ग्लूकोज थे। तो जब दोनों ही अल्फा होते हैं तो उनके बीच की लिंकेज को नाम भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देते हैं। समझ रहे हैं? एक अल्फा ग्लूकोज जब दूसरे अल्फा ग्लूकोज से जुड़ेगा तो बीच में जो लिंकेज बनेगी दैट वुड बी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है माल्टोज। दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट फॉल्स कर लीजिएगा। Maltose is composed of two glucose unit in which C1 of one glucose unit is linked to C4 of another glucose unit. बिल्कुल सही है। Sir, true. ट्रू। तो D. पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ऑप्शन होगा डी। Cellulose is not digestible in human body. Sir, True. 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 The human system contains cellulose enzyme which hydrolyze cellulose into glucose. Sir, false. Sir, false. ये एक्चुअली एक तो मिसप्रिंटिंग है, इसमें सेलुलेज एंजाइम होना चाहिए, ये सेलुलोज लिखा हुआ है। एंजाइम का नाम सेलुलेज होता है। और दूसरा ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ह्यूमन सिस्टम में सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती। तो Yes. क्या ऑप्शन करेंगे इसका? C. सी। C. ठीक है, अब एमसीक्यूज पे आ जाइए। ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स x मोल्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। ये तो अभी हमने करा 5।
एसाइलेशन में 5 मोल्स चाहिए होते हैं ना एसिडिक एनहाइड्रेट के। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बी। इंडिविजुअली पूछता हूं मैं आप लोगों से, एक एक करके देखते हैं किसको कितना चैप्टर आता है। शुभम 20th बताइए। On oxidation with mild oxidizing agent like bromine water, the glucose is oxidized to. Sir, it will be option A, saccharic acid. नहीं, सैक्रिक एसिड तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से बनता था। देखिए Gluconic acid. ग्लूकोनिक एसिड। अगर आप इसे ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाएंगे ना शुभम, तो सेपरेटली याद रखिएगा कि ब्रोमीन और वाटर आपस में रिएक्ट करके 2HBr बनाते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और वो जो ऑक्सीजन यहां से निकलेगी वो H से पहले लग जाएगी, बस दैट्स इट। नीचे के अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर का एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एंड दिस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। ये इससे हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसे HNO3 से रिएक्ट करवाते, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HNO3 क्या करता, वो ऊपर के एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही देता, यहाँ पे O लगा देता, एसिड बन जाता, और नीचे वाला फ्री प्राइमरी अल्कोहल उसमें से भी दोनों हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड O लगा देता। अगर दोनों H हट के डबल बॉन्ड हुआ था तो ये नीचे से भी एसिड बन जाता, तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता। इसे Saccharic. सैक्रिक एसिड बोलते हैं, और सैक्रिक एसिड का ही दूसरा नाम ग्लूकैरिक एसिड भी होता है, जो इन्होंने शायद एक और ऑप्शन दे रखा है। Yes, sir. Yes, sir. सैक्रिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड इज द सेम थिंग, ये आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रखिए। सैक्रिक एसिड को ही ग्लूकैरिक एसिड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा शुभम, कौन सा ऑप्शन होगा अल्टीमेटली? Sir, option C. Gluconic ऑप्शन acid. सी। ओके, इनवर्ट शुगर इज It's a mixture of glucose and fructose in equimolar quantity. सर D. ऑप्शन डी। मैंने अभी आपको बताया इनवर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सो ऑप्शन डी। शशांक सिंह, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ जिया। Sir, C. Nucleotides. Nucleic acid is a polymer of nucleotides. आपको याद होगा nucleic acids are the long chain complex biopolymers in which large number of nucleotide units were held together through phosphodiester linkages between 5' carbon of one sugar and the 3' carbon of another sugar. Nucleotides, nucleic acids दो टाइप के थे, DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So option है C. The simplest amino acid is glycine. Glycine. The main structural feature of protein is Peptide linkage. Peptide link. the main structural feature of protein is a peptide linkage. उसके अंदर ester linkage तो होती नहीं है, ना ether होता है, सिर्फ peptide linkage होती है. So C. The bond that determines the secondary structure of protein is Hydrogen bond. Hydrogen bond. क्वेश्चन का मतलब समझ गए ना? देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप के प्रोटीन मैंने आपको करवाए थे, द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा कॉन्फॉर्मेशन। अल्फा हेलिक्स में एक सिंगल चेन हेलिकल फॉर्म में चल रही थी और इसकी हर एक टर्न बराबर वाली टर्न से इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई थी, और दूसरा मैंने सेकेंडरी के अंदर ही बीटा कॉन्फॉर्मेशन करवाया था, जिसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स अपने आप को मैक्सिमम स्ट्रेच्ड फॉर्म में साइड बाय साइड ले कर लेती थी और फिर वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते थे। तो चाहे सेकेंडरी का अल्फा हो या सेकेंडरी का बीटा हो, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती ही है।
So that's why hydrogen bond. So bond that determines the secondary structure of protein is hydrogen bond. बस डिफरेंस ये जरूर याद रखिएगा कि अल्फा में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और Beta बीटा में कॉन्फॉर्मेशन में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. The base adenine occurs in both DNA and So RNA. both DNA are both DNA and RNA. एडेनाइन तो प्यूरिन बेस है और प्यूरिन दोनों में कॉमन होती है, pyrimidine का डिफरेंस होता है. So C, which substance is not present in nucleic acid? देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में ये समझ ही एक नहीं वर्ड आया. सुनो मैं करेक्ट करवा देता हूं. Which substance may not be present in nucleic acid? May not be present in nucleic acid. May not कर लो ऊपर, पहले करो ऊपर क्वेश्चन में करेक्ट करो. Which substance may not be present in a nucleic acid? Sir, thymine. The C. I mean तो अब आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए ना. Yes, तो sir. थायमीन में नॉट बी प्रेजेंट. साइटोसिन, एडेनाइन और ग्वानिन तो कंफर्म है, वो डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं. थायमीन हो सकता है कि कुछ न्यूक्लिक एसिड में मिले और कुछ में ना मिले. सो विच सब्सटेंस मे नॉट कर लो उसे, मे नॉट बी प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड. ऑप्शन हो जाएगा थायमीन. व्हाट इज द बेसिक फार्मूला फॉर स्टार्च? so option B. Sir, Option B. B. C6H10O5 whole N. yes, स्टार्च का भी और सेलुलोज का भी दोनों का सेम फार्मूला होता है. The alpha and beta forms of glucose are Anomers of glucose. Anomers. anomers of glucose. ठीक है, anomers of glucose because they differ only at carbon number 1. Option C. Pick up the incorrect statement from the following. पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Glucose exists in two crystalline forms, alpha D glucose and beta D glucose. True or false? True. 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 Cyclic structure of alpha D glucose and beta D glucose are called pyranose structures. Sir, true. So true. करवाया भी होगा. Yes. फॉरवर्ड प्रोजेक्शन के नीचे नाम लिखवाया होगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज. दोनों पायरानोज होते हैं. पायरानोज 6 मेंबर्ड रिंग्स को ही तो बोलते हैं. 6 Yes. मेंबर्ड रिंग्स आर पायरानोज रिंग. दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है. अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनाइसोमर्स. Sir, So anomers. false. नहीं, एनोमर्स तो हैं, लेकिन एनाइसोमर है या नहीं है वो बताइए इसे. और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, एनाइसोमर मिरर इमेजेस होती हैं. आप अल्फा के सामने बीटा रख दो तो क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस लगेंगी? No, No, sir. sir. मिरर इमेज तो हर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाती है, जबकि Yes. अल्फा और बीटा में तो सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे रिवर्ट है. समझ रहे हैं? अल्फा और बीटा में सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे रिवर्ट है, जबकि एनाइसोमर पे तो हर कार्बन पे उल्टा दिखाई देगा. एक का OH आ गया तो मिरर इमेज में OH पीछे दिखाई देगा. तो एनाइसोमर्स नहीं होते. सी स्टेटमेंट गलत है. अगली वाली भी पढ़ लीजिए. सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ओनली बीटा ग्लूकोज यूनिट्स. Sir, So true. true. मैंने कितना पढ़ाया था आपको सेलुलोज के बारे में? पढ़ाया था ये बात कि सिर्फ बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, जबकि Yes sir. स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों बताए होंगे. अमाइलोज में स्ट्रेट चेन होती है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन होती है स्टार्च Yes, में. लिखवाया भी था और हाँ, तो करवाया. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. तो सिर्फ ऑप्शन सी गलत है. Which of the following is a non-reducing sugar? So sucrose. Sucrose. Sucrose is a non-reducing sugar. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये. The anomeric carbon in D-glucose is carbon 1. C1. Carbon 1. एनोमेरिक कार्बन हमेशा कार्बन 1 ही होता है. मतलब अगर यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि एनोमेरिक कार्बन इन डी ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ना के कोई और भी होता तो एनोमेरिक Trio कार्बन तो anomeric. कार्बन नंबर 1 ही होता है. बाकी सारे कार्बन तो एपीमेरिक कार्बन होते हैं, Yes. क्योंकि और कहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी तो वो एपीमर बनेगा. Amino acid generally exist in the form of zwitterion. This means they contain. सही ऑप्शन फाइंड आउट करिए. Sir option D. Sir, D. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. किसी को डाउट है ऑप्शन डी में? देखिए, COOH एक एसिड है, लेकिन जब एसिड अपना H+ दे देता है तो CO नेगेटिव बन जाता है कॉन्जुगेट बेस. तो Except CO for नेगेटिव one. तो बेस हो गया, और NH2 जब तक था तो वो बेस था, लेकिन जब बेस ने H+ ले लिया तो बन गया ब्रॉन्स्टेड एसिड. ठीक है, Yes. सॉरी कॉन्जुगेट एसिड.
तो NH3 पॉजिटिव एसिडिक हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? Yes, sir. सब लोग बताइए। जिया, कार्तिक, करुणा निधान, गौरांग। COOH एसिडिक होता है, लेकिन COO नेगेटिव तो बेसिक होता है, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो ना आप इसे, Yes, sir. कॉन्जुगेट बेस। तो बेसिक COO नेगेटिव एंड एसिडिक NH3 पॉजिटिव, जो उसने लाइन लिखी हुई है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। Denaturation of protein leads to the loss of its biological activity by Sir, option D. So D. option D, by the loss of primary, secondary and tertiary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आता। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज आता तो क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज होती? No, sir. तो क्या होता? बायोलॉजिकल एक्टिविटी Different protein. बदल जाती, मतलब अलग प्रोटीन बन जाता विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे, आगे पीछे कर दोगे अमाइनो एसिड को, तो प्रोटीन के फंक्शन बंद नहीं होंगे, बल्कि प्रोटीन ही बदल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंजेस आने से तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही लूज कर देता है। ऐसे प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय Hydrogen. हाइड्रोजन Hydrogen बॉन्ड। bond. हाइड्रोजन बॉन्ड एक बैकबोन का काम करता है, इट एक्ट एज अ बैकबोन। खत्म हो गया क्या? अच्छा, तो देखिए हमारा ये तो खत्म हो गया। अब मैं आपको ये बताइए कि एक टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का, फुल सिलेबस Yes, sir. कब देंगे? कल ही देंगे? कि आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा ना? Sir, No. परसों. हम कल की क्लास 1.5 घंटे की रख लेते हैं, मंडे की। बताइए, आप देंगे कल क्लास में? यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे दे दें, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो कैमरा ऑन करके ऑनलाइन दें। 3:30 to 5 आपके बैच के टाइम पे टेस्ट रख लेता हूँ। या आप अगर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, आप चाहते हैं वेडनेसडे को देना चाहते हैं, तो वेडनेसडे को दे दीजिए। Sir, Wednesday को कर लीजिए। Wednesday. मतलब आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है पूरा रिवीजन होने के बाद भी। सर, तो चलिए, कोई इंग्लिश बात नहीं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कल एक काम करते हैं, कल मैं आपको कुछ और अभी मैं टर्म 2 का चैप्टर नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको कल की क्लास में भी कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ और टॉपिक्स, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर कर लीजिएगा, और वेडनेसडे को आपका टेस्ट लेंगे। ओके ओके सर। Okay, sir. आज आप इतना कर लीजिए। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। सर व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछे थे। ठीक है ऋषभ, या तो मैं कल की क्लास में बता दूंगा या आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, गुड डे सर। हैव अ Thank गुड you, डे। sir. Thank you.